तो बुलेटिन में सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से, जहां पर शिंदे सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। किसानों के बिजली बिल को माफ करने से लेकर महिलाओं के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। पेट्रोल डीजल भी मुंबई रीजन में सस्ता हुआ है। वित्त मंत्री अजीत पवार ने सीएम लाडली योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। डिटेल्स लेते हैं संवाददाता विवेक गुप्ता से। तो विवेक, बताएं, सरकार अब चुनावी मोड में है, कई सारे बड़े ऐलान इस बजट में किए गए हैं। 3 से 4 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने, अक्टूबर में ये विधानसभा चुनाव होने, उससे पहले ये बजट जो पेश किया गया है। अजीत पवार जो फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने साफ तौर पर कई लुभाने बजट के सामने रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है महिलाओं को लेकर। उन्होंने ऐलान किया कि हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए उनके अकाउंट में आ जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो नियम होंगे, अगर उस महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है तभी ये पैसे उनके अकाउंट में जाएंगे। 21 वर्ष से छोटे होंगे तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे, या फिर 60 वर्ष के ऊपर होंगे तो उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे। तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी एज ग्रुप रखा गया है कि जो महिला की उम्र 21 से 60 साल की है उनके खाते में हर महीने 1500 रुपए जाएंगे। और साथ ही साथ किसानों को भी बहुत ज्यादा लुभाने की कोशिश की गई, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में किसानों के बहुत बड़े मुद्दे हैं। सूखा मुद्दा है, बिजली उनकी तक नहीं पहुंच पाती है, पानी ठीक से नहीं पहुंच पाता है। अब ये तय किया गया है कि किसानों को भी लुभाने की कोशिश किया है, खासकर जो सोयाबीन और कपास के किसान हैं उन्हें बोला गया कि 5000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से उन्हें पैसे मिलेंगे अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी राहत अजीत पवार ने मुंबई और आसपास के लोगों को दी है। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई, यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल का जो वैट टैक्स था वो काफी ज्यादा हाई था, उस टैक्स को अब कम कर दिया गया है। अगर हम लेमन की भाषा में बोलेंगे तो मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में डीजल में तकरीबन 2 रुपए की कमी होगी और पेट्रोल में तकरीबन 65 पैसे की कमी होगी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर रोज सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर निकलते हैं, पेट्रोल डीजल अपनी टंकी भरवाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि पेट्रोल में 65 पैसे की कमी है और डीजल में 2 रुपए 7 पैसे की कमी है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये कमी इसलिए वजह से हुई क्योंकि इस एरिया में जो मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे में वहाँ पे वैट टैक्स बहुत ज्यादा था, तो अजीत पवार ने इन टैक्सों को लेकर कमी की है। और भी बहुत सारे ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सिंधुदुर्ग में एक बड़ा सा थीम पार्क बनाया जाएगा और ग्रीनरी पे बहुत ज्यादा फोकस की जाएगी। लेकिन 3 जो अहम मुद्दे थे पूरे बजट में, ये उनके सामने थे। शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। लोकसभा में नीट पेपर लीक मामले पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक मामले पर सदन में चर्चा की मांग की। सबसे पहले राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की मांग की, जिसका विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे की वजह से सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के 15 मिनट में ही सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार यानी 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption, and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue, because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future, and it's important that we give them clarity.
तो विपक्ष चाह रहा है कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की बजाय पहले चर्चा नीट पर की जाए, लेकिन इस पर संसद में जो नीट पर चर्चा की विपक्ष की मांग है उस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजनीति से बाहर होकर इस पर चर्चा होनी चाहिए। देश और युवाओं के प्रति सरकार का दायित्व है और इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई हुई है दोषियों को कड़ी सजा जरूर दिलवाई जाएगी। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। तो राज्यसभा में नीट पेपर लीक पर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ध्यान सवाल पर नहीं बवाल पर है। नीट के विषय में भी एक बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय, नीट को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील भी है और सतर्क भी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा किसी एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब एनटीए के चीफ को हटा दिया गया, जांच कॉन्स्टिट्यूट हो गई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो ये क्या अपने को सर्वोच्च न्यायालय के विजडम से ऊपर समझते हैं? यदि विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो उससे पहले इस प्रकार का वातावरण बनाना, इसका अर्थ यह हो गया कि यदि न्यायालय उस पर टिप्पणी देने जा रहा है मगर हम उससे पहले उसके ऊपर विवाद करना चाहते हैं। वहीं राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के सांसद एचडी देवेगौड़ा ने भी नीट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार ने सही फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक एक बड़ा मामला है जिसकी जांच जारी है। All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection, but the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जेल से बाहर आ गए हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जेल के बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों की आवाज दबाई जा रही है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि न्याय मिलने में कई महीने लग रहे हैं। सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में किसान कार्ड बनने जा रहे हैं। जुलाई से आधार की तर्ज पर किसान कार्ड बनेगा। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा और खसरा नंबर की डिटेल भरी जाएंगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान को एक नंबर जारी होगा। इस नंबर से किसान से संबंधित सभी ब्यौरा देखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर किसान कार्ड बन जाएगा। अब पूरे प्रदेश में फार्मर डेटाबेस बन रहा है। इस फार्मर डेटाबेस में क्या होगा कि जितने भी भूमिदर हैं इस प्रदेश में, उन सब का टारगेट है कि उन सब का ये डेटाबेस होगा जिसमें उनका नाम, पिता का नाम, किस गांव में वो रहते हैं, मूल निवासी हैं, उसका पूरा गांव का कोड वगैरह सब होगा। और फिर उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कैप्चर होगा और उनसे सहमति ली जाएगी कि वो आधार का उपयोग विभिन्न राज्य की योजनाओं में ले सकते हैं कि नहीं। तो जब ये पूरा वृहद डेटाबेस बन जाएगा
तो उससे फिर क्या होगा कि किसी भी योजना में, और एक फार्मर आईडी उनकी होगा जो हमारे सिस्टम में होगा, उनको केवल फार्मर आईडी बताना है विभाग को। उस फार्मर आईडी को डालते हैं हमारे सिस्टम से सारी चीज उसकी बाहर आ जाएगी कि क्या क्या है, और उसके लिए सत्यापन की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उससे जो है सेवाओं को उनको देने में हमें अत्यधिक लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। जुलाई सीरीज के पहले दिन बाजार में मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद ऊपर से फिसलकर बंद हुए। आज सेंसेक्स 210 पॉइंट गिरकर 79,033 पर और निफ्टी 34 पॉइंट गिरकर 24,011 पर बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स ने इंट्राडे में 79,671 का और निफ्टी ने इंट्राडे में 24,174 का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए तो वहीं बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही। आज सबसे ज्यादा तेल, गैस, फार्मा, एनर्जी शेयरों में खरीदारी रही तो वहीं रियलिटी, पीएसई, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तो क्या बाजार में प्री बजट रैली चल रही है और निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। टेलीकॉम सेक्टर में एक्शन बढ़ गया है। जियो के बाद भारती एयरटेल ने भी टैरिफ बढ़ा दिए हैं और हाइक के बाद टेलीकॉम सेक्टर पर ब्रोकरेज की क्या राय है, इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा और यतिन मोता। सबसे पहले असीम से जानना चाहेंगे, असीम, जियो और भारती एयरटेल के नए प्लान्स में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और वोडाफोन आइडिया से क्या अपडेट है? देखिए, आज शाम तक कोई ऐसा अपडेट आ सकता है कि वोडाफोन आइडिया भी टैरिफ हाइक कर सकता है। यूजुअली ऐसा ही होता है कि पहले एक कंपनी हाइक करती है और बाकी दोनों कंपनियां उसको फॉलो करती हैं। इस बार रिलायंस जियो ने टैरिफ हाइक करने में लीड ली है। ये भी बता दूं कि रिलायंस जियो ने जो टैरिफ्स हैं वो 12.5% से लेकर के 25% तक बढ़ाए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल है जिसने कि 10% से लेकर के 23% तक टैरिफ में बढ़ोतरी की है। तो अगली थोड़ी देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक वोडाफोन आइडिया की भी तरफ से एक ऐसी टैरिफ अनाउंसमेंट, टैरिफ बढ़ने की एक घोषणा आ जाएगी। और ये भी बता दूं कि टेलीकॉम कंपनियों ने 2.5 साल के बाद हेडलाइन टैरिफ्स के अंदर बढ़ोतरी की है। पिछली बढ़ोतरी हमको दिसंबर 2021 में देखने को मिली थी, जब टेलीकॉम कंपनियों ने 20% तक दरें बढ़ाई थी। उसके बाद से टेलीकॉम कंपनियों ने ऐसा कोई अपना बड़ा टैरिफ हाइक नहीं किया था। कुछ बेस प्लान में टेलीकॉम कंपनियों ने थोड़ी सी बढ़ोतरी की थी और उसके बाद थोड़ा कुछ जो छोटे मोटे प्लान होते हैं उसको रीचेक करना, आगे पीछे करना, वो सब किया था, लेकिन हेडलाइन टैरिफ्स में कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। तो सबको यही पता लग रहा था कि कब होंगे टैरिफ हाइक, कब होंगे। तो सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि अब स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो चुकी है और वो ट्रिगर आ चुका है, वो टाइम आ चुका है, जबकि टैरिफ्स हाइक होने की तैयारी हो रही है। तो वही हुआ, अब टैरिफ सारे हाइक हो चुके हैं और टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी जरूरी भी था। टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले 2 साल के अंदर अपना 5G रोल आउट किया है, काफी ज्यादा पैसा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाया है, तो टेलीकॉम कंपनियों को अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा था। तो अब ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी एक फायदे का सौदा जो है वो साबित होगा और खासतौर पे थोड़ा सा उपभोक्ताओं के लिए सेटबैक है, उनके लिए थोड़ा सा डाटा महंगा पड़ेगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए टैरिफ बढ़ना काफी जरूरी था। चलिए अब यतिन से जानते हैं कि टैरिफ हाइक के बाद टेलीकॉम सेक्टर पर ब्रोकरेज की राय क्या है, बताएं यतिन। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया में तो ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने टारगेट पहले से बढ़ा के रखे हैं, लेकिन आज अगर हम स्पेसिफिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, क्योंकि जियो उसके अंदर की सब्सिडरी है, और भारतीय एयरटेल की बात करें तो ब्रोकरेजेस ने जो है अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। जहाँ तक कि मॉर्गन स्टैनली का सवाल है, उनको लगता है कि जो हाइक हुई है 15 से 25% के बीच की ऑन एन एवरेज, इससे आपका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है यानी जो आरपू है वो 16 से 18% बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो इसकी टाइमिंग है और जो क्वांटम है वो ऑलरेडी मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा था। ये देखा जाएगा कि दूसरी टैरिफ हाइक जो मैनेजमेंट कह रहे थे कि 12-18 महीने में होनी चाहिए, फिर से एक बार वो होती है कि नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से मॉर्गन स्टैनली को रखता है कि अभी भी भारती और रिलायंस के शेयर्स में 11 से 15% की अपसाइड बाकी है। जेफरीज जो है वो मेंटेन कर रहा है बाय अपना भारती पे 1720 के टारगेट के साथ। उन्होंने रिलायंस पे भी एक बाय कॉल दी है, टारगेट उन्होंने बढ़ाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, और यहाँ 3580 रुपये यानी 3580 टारगेट कर दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। और कहीं ना कहीं जेफरीज को लगता है कि जो फीचर फोन्स हैं उसको छोड़ के जो टैरिफ हाइक हुई है वो कहीं ना कहीं अच्छी है और इससे आरपू बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो जियो का इनिशिएटिव है टू रेज टैरिफ, कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन की तरफ भी इशारा कर रहा है, तो बहुत जल्द यहाँ भी आपको अनलॉकिंग आती हुई नज़र पड़ सकती है। तो दोनों ही मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज, रिलायंस पे ओवरवेट होते हुए।
शुक्रिया यतिन और असीम, आप दोनों का ही इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। हम आपको बता दें, जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज, वो इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट का हिस्सा है और इसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं CNBC आवाज की बजट एक्सक्लूसिव खबर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बजट में इस बार बड़ा ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक घरेलू इंडस्ट्री और गारमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए सीधा जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, ही बताएं टेक्सटाइल के लिए बजट में क्या राहत मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए जो टेक्सटाइल सेक्टर है लंबे समय से उसमें गिरावट देखी जा रही है, खासतौर से एक्सपोर्ट में और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में भी कमी आई है। लिहाजा सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को, खासतौर से घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए टैक्स के मोर्चे पर बड़ा कदम उठा सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें जो खासतौर से इंपोर्ट ड्यूटी है, जो इंपोर्टेड कॉटन होते हैं जिसमें कि गीजा कॉटन, लॉन्ग स्टेपल कॉटन और ऑर्गेनिक कॉटन होते हैं, जो कि इंडिया में काफी कम प्रोडक्शन होता है, इस पर जो अभी 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% जो एडिशनल ड्यूटी है, इसको हटाने या कम करने पर विचार कर रही है। इसको हटाया जा सकता है। दूसरा जो ये इम्पोर्टेंट है वो है मैन मेड फाइबर, जो स्पन यार्न होता है, उस पर अभी जो 5% ही इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाकर 10% करने का फैसला हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि GST जब से लागू हुआ है तब से ये बड़े पैमाने पर चीप इंपोर्ट इसका चाइना से हो रहा है। लिहाजा सरकार इस चीप इंपोर्ट को रोकने के लिए इस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ाकर 10% कर सकती है। तीसरा आइटम जो है मेडअप्स। मेडअप्स एक ऐसा आइटम है जिसपे जो एक तरह से कहें कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया या फिर फुटवेयर इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पर और लेदर इन गारमेंट इंडस्ट्री होगी, यहाँ पर एक तरह से बेसिक इनपुट के तौर पर रॉ मटेरियल पर काम करता है। लिहाजा इस पर भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको कम करने का फैसला हो सकता है, ताकि घरेलू जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके और जो घरेलू जो महंगे आइटम्स हैं उससे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको निजात मिल सके। तो ये तीन जो है इंपोर्ट ड्यूटी के मोर्चे पर रिडक्शन सरकार और फेरबदल देख सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला हो सकता है कि ये नेशनल टेक्सटाइल फंड खासतौर से MSME के लिए बनाया जा सकता है, जो टेक्सटाइल में डील करते हैं, इनके लिए जो इनोवेशन, इंटीग्रेशन और खासतौर से जो स्ट्रेटेजिक निवेश है उसमें इससे फायदा होगा, इस फंड से फायदा होगा। और चौथा जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो इक्वलाइजेशन स्कीम है, वो उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करने पर विचार चल रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो एक तरफ आखिरी जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का जो एडॉप्शन करेंगी घरेलू कंपनियां, खासतौर से टेक्सटाइल की, उनके लिए कैपिटल सब्सिडी देने का भी ऐलान हो सकता है। तो ये 5-6 जो मुख्य एक तरह से कहें फैसले इस बार बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आ सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली में हुई मॉनसून की पहली बारिश की। राजधानी दिल्ली में लोग बारिश के लिए तरस रहे थे, लेकिन पहली ही बारिश उनके लिए मुसीबत बन गई। गर्मी से तो कुछ राहत मिली, लेकिन चारों तरफ भारी जल जमाव देखने को मिला। काफी परेशानी लोगों को इसकी वजह से हुई। पूर्वी दिल्ली और नोएडा को नई दिल्ली से जोड़ने वाली प्रगति मैदान की टनल में पानी भर गया, जिसके बाद टनल को बंद करना पड़ा। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। गुलाबी बाग, मलकागंज सहित कई जगह यातायात प्रभावित हुआ। मिंटो रोड पर अंडरपास में एक कार फंस गई। आजाद मार्केट अंडरपास में भी बसें फंस गई। बस में सवार लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। दिल्ली के वसंत विहार में बिल्डिंग गिरने से मजदूर भी फंस गए। तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दिल्ली वाले बारिश का, लेकिन पहली बारिश में ही दिल्ली दरिया बन गई। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रात भर हुई बारिश की वजह से दिल्ली का जो सिस्टम है पानी में पूरी तरह से डूब गया। वहीं भारी बारिश के वजह से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव के आवास के बाहर का इलाका भी पानी से भर गया। यादव को 2 लोगों ने गोदी में उठाकर उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर भी पानी भर गया। प्रोटेम स्पीकर बी मेहताब, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के आवास पर भी जल जमाव देखा गया।
दिल्ली एनसीआर के शहरों में कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से सड़क से लेकर हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट में हादसे के बाद दिल्ली मेट्रो के 2 स्टेशनों के गेट को बंद कर दिया गया। डीएमआरसी ने एक्स पर लिखा कि भारी बारिश की वजह से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास बंद किया गया है। साथ ही दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन से टर्मिनल 1 IGI हवाई अड्डे तक शटल सेवा को भी निलंबित कर दिया। हालांकि दूसरे रूट्स पर जो सेवाएं हैं वो सामान्य तौर पर जारी हैं। बारिश की मुसीबत के बीच दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा अचानक गिर गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंचकर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने जायजा लिया। मृतक के परिजन को 20 लाख और घायलों को 3-3 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान यहां किया गया है। इस पूरे हादसे का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। मैं इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पे हूं और यही वो जगह है जहां आज सुबह एक बहुत ही गंभीर हादसा हुआ। इस छत का ये टुकड़ा आप देख सकते हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, नीचे गिर गया, वो भी पहली बारिश में। और इसके साथ जो सपोर्टिंग पिलर्स थे वो भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से गिर गए। नीचे कई सारी गाड़ियां थी जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा जो मलबा है वो गिरा। करीब 8 लोग इसमें घायल हुए हैं, इसमें 6 क्रिटिकल हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। उसके बाद जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, DGCA सबके सब हरकत में आए हैं। फिलहाल की अगर हम आपको बताएं सारे ऑपरेशंस टर्मिनल 1 पे रोक दिए गए हैं। जो फ्लाइट्स यहाँ आती हैं उनको टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। और एक जो बड़ी चीज़ होने जा रही है वो है इसका पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसके स्ट्रक्चरल ऑडिट के जो है आदेश दिए हैं। इसके अलावा तमाम जितने भी एयरपोर्ट्स हैं सब में इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल जो घायल हैं उन्हें 3 लाख रुपए का मुआवजा और जो एक दिवंगत है उसके परिजनों को 20 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही गई है। अभी फिलहाल यहाँ पे आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर पहली बारिश में इस तरीके की घटना होना एक बड़ा सवाल उठाता है इस पूरे स्ट्रक्चर पर, दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरे स्ट्रक्चर पर। और जाहिर सी बात है DGCA हो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो, सबको इसको लेकर आगे कदम उठाना पड़ेगा। फिलहाल जो है जो राहत बचाव कार्य है वो तो पूरे हो चुके हैं लेकिन ट्रैफिक को पूरी तरह से दोबारा से दुरुस्त होने में यहाँ पे अभी और टाइम लगेगा। कैमरामैन निधर पात्रा के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। वहीं दिल्ली IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मार्च में प्रधानमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। राम मोहन नायडू ने कहा कि PM मोदी ने दूसरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। हादसे वाली बिल्डिंग का उद्घाटन PM मोदी ने नहीं किया था। जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। जम्मू के बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले श्रद्धालु बेस कैंप पर जागरण और भजन कीर्तन करते दिखाई दिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 220 के करीब गाड़ियां हैं जिसमें 112 गाड़ियां जो हैं वो पहलगाम और 108 जो गाड़ियां हैं वो बालटाल पहुंचेंगी। और बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ साथ जो लोग हैं आज श्रद्धालु जो हैं वो बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचेंगे और कल पैदल यात्रा, घोड़े पर यात्रा और हेलीकॉप्टर में यात्रा शुरू करेंगे और निकलेंगे। और आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो रहा है। LG मनोज सिन्हा ने विधिवत पूजा के साथ यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से पूजा करके विधिवत मंत्र उच्चारण के बाद यहाँ से यात्रा जो है वो रवाना की है। और ये जो गाड़ियाँ हैं जो जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुई हैं, जो कश्मीर के लिए रवाना हुई हैं गाड़ियाँ, और ये लोग इसमें यात्री जो है
बता दें कि बस में सवार होंगे और बस में से सवार यात्री जो है वो बालटाल पहुंचेंगे और देखिए किस तरीके का आप देखिए कि लोगों में आनंद है और ये लोग जो बालटाल जाएंगे, बालटाल से यात्रा करेंगे। पहला जत्था जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना जो है वो हुआ है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ से यात्रा को रवाना किया, लेकिन मंत्रोच्चारण की ध्वनि ऐसी कि हर कोई यहीं पे भोले बाबा को याद करता नजर आया। चलिए अब बात करते हैं फिल्म कल्कि की, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म को काफी अच्छी ओपनिंग मिली है। प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हासन स्टारर फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। फिल्म ने पहले दिन भारत में 92 करोड़ की कमाई की है। दुनिया भर में फिल्म ने पहले दिन 175 करोड़ के करीब बिजनेस किया है। फिल्म को नॉर्थ से लेकर साउथ तक की ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। फिल्म की ओपनिंग ने प्रभास के स्टारडम की हाइट फिर से बढ़ा दी है। कल्कि को क्रिटिक्स के भी अच्छे रिव्यूज मिले हैं और जनता का वर्ड ऑफ माउथ भी पॉजिटिव है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो आई थिंक पहला दिन काफी स्ट्रांग रहा, बट ये जो भी था, ज्यादा ट्रैक्शन हमेशा प्रभास की जो मूवीज होती है ओपनिंग डे पे कलेक्शंस बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो नेट जो वीकेंड की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये पिक्चर में एटलीस्ट 300 से 350 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस डोमेस्टिक देखने को मिलता है अब तक के नंबर्स के हिसाब से। अगर हिंदी में एक्सप्लेनेशन आती है तो मेरे हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव बन सकता है, बिकॉज जो हिंदी सर्किट है वहां पे पीवीआर आइनॉक्स का जो मार्केट शेयर है वो 45% के आसपास है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। टीम इंडिया ने 2007-2014 के बाद तीसरी बार फाइनल में प्रवेश किया है। सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 16.4 ओवर में 103 रन बनाकर सिमट गई। 29 जून को खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अब भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।